गुड इवनिंग साथियों। सबसे पहले आप सभी साथियों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज से नहीं 2 दिन पहले से ही हम लोग उत्तराखंड डीएलएड के लिए एक फ्री ऑफ कोर्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू हो चुका है और टीचिंग एप्टीट्यूड को अंगद सर आप लोगों तक क्लासेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और जनरल स्टडी का पोर्शन मैं देखूंगा और जो मैथ्स और रीजनिंग जल्दी आप लोगों के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं। तो जनरल स्टडी का जो पोर्शन मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, तो जब मैंने 2024 से 14 से लेकर के 2024 तक का जितने भी पेपर हुए, जब मैंने उसका अध्ययन किया तो प्राचीन भारत का इतिहास से कम से कम 4 या 5 प्रश्न रामनगर बोर्ड मतलब जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, तो मैंने देखा 4 या 5 प्रश्न यहाँ से बना रहा है बोर्ड। तो इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स हो, जनरल का नोट्स हो या मैथ्स रीजनिंग, ये नोट्स आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में मिलने वाला है। कंटिन्यू प्रत्येक दिन मतलब एक सुबह एक शाम को आप लोगों तक 2-2 क्लासेस हम पहुंचाएंगे, ठीक है। और नोट्स जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो तब मत बनाइएगा, बाद में बनाइएगा, क्योंकि इसका नोट्स टेलीग्राम में मिलने वाला है आप लोगों को। ओके, आइए आज से स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ओके, अब इस इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला कालखंड जो है आप लोगों का वो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आंध्र ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ से आयोग ने यानी बोर्ड ने क्वेश्चन बनाया है कि प्राग ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। एक ऐसा काल जिसमें मानव बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। सिंपल वे में, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि या फिर लेखन कला से परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। खास करके पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल के अध्ययन को हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। ये हुआ प्राग ऐतिहासिक काल। याद हुआ ना? प्राग ऐतिहासिक काल वो काल याद करिए जब मानव गुफाओं में रहा करता था, उस समय पढ़ना लिखना नहीं जानता था वो। अब हम आंध्र ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था। लिपि लिखने की कला, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उस समय का मानव तो लिखना मतलब लिपि लिखना पढ़ना जानता था, वो जो लिपि उस समय लिखी गई है, लेकिन वर्तमान में उसे पढ़ नहीं गया है। खास करके हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। कई बार सवाल बोर्ड सीधे सीधे बना देता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसे किस काल के अंतर्गत रखा जाता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और उन लिपियों को वो पढ़ सकता था या पढ़ी जा चुकी है। यानी मानव के जिन क्रियाकलापों को हम लिखित विवरण प्राप्त करते हैं, लिखित विवरण मिलता है, उसे हम एक सिंपल भाषा में इतिहास भी कहते हैं। खास करके 5वीं
शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के जो वर्तमान तक का जो समय है उसे इसी के अंतर्गत रखते हैं हम, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। आई होप कि आप प्राग ऐतिहासिक काल, आंध्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को समझ गए होंगे। अब हम आगे जाते हैं और प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं डिटेल से। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक काल आता है पाषाण काल, स्टोन एज कहते हैं इसे। यहां से सवाल बनाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, यानी पत्थरों का काल। कक्षा 8 में आप लोगों ने देखा होगा ना कि मानव गुफाओं में रहता था, वो फोटो आप लोगों ने देखा भी होगा इतिहास के किताब में। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई। कब? 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो एक भूवैज्ञानिक थे, पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण स्थल को खोजा और वो स्थल मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान है। मद्रास बोले तो चेन्नई। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को याद रखना है, पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम में। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ठीक है, पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक हटा देगा या कुछ और दे देगा। निम्न पुरा पाषाण काल दे देगा और बोलेगा कि पाषाण काल के अंतर्गत इनमें से किस कालखंड को नहीं रखा गया है। तो पाषाण काल के अंतर्गत 3 काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आपको ये जो इनके पीछे जो डेट शीट लिखी गई, ये आपको याद नहीं रखना है, ये वाले पोर्शन को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब इसके बाद भी पुरा पाषाण काल को, जो ये ऊपर पे है पॉइंट नंबर 1, पुरा पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से पुनः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव उच्च पुरा पाषाण काल। तो हम सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल को देखेंगे। निम्न पुरा पाषाण काल, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, यानी मानव का जीवन कोई स्थिर नहीं था। निम्न पुरा पाषाण काल में वो शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता था, जंगली जानवरों को आखेट करके। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल में इस काल के जो उपकरण होते थे, जो वो जानवरों का शिकार करते थे जिस उपकरण से, उसमें हैंड एक्स, चॉपर चापिंग और पेबुल उपकरण मुख्य थे। और ये उपकरण कोई लोहे होए से, तांबे हाबे से नहीं बनाया गया था, पत्थरों को तराश करके बनाया गया था, पत्थरों में धार देकर बनाया गया था। तो आपसे पूछा जा चुका सवाल है, हैंड एक्स, चॉपर चापिंग और पेबुल उपकरण किस काल के उपकरण है? पुरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण है। ओके, देखिए मैं आप लोगों को सबसे खतरनाक एज से पढ़ा रहा हूँ, यानी खतरनाक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आसानी से समझ नहीं आता है और अधिकतर बच्चे इसे स्किप करते हैं। भारत की निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो निम्न पुरापाषाण कालीन जो है उस कालीन संस्कृति को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2। एक है चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति और एक है हैंड एक्स संस्कृति। चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति, यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में पनपा। पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम अस्तित्व में आई चॉपर चापिंग
पेबुल संस्कृति। इसीलिए इसे सोहन संस्कृति या सोहन नदी संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे किस नाम से जानते हैं और क्यों कहा जाता है करके। चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। वहीं अगर हम हैंड एक्स संस्कृति की बात करें, इस संस्कृति का मुख्य उपकरण जो था वो हैंड एक्स था, यानी कुल्हाड़ी। इसे एशियोलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस संस्कृति की बात करें तो कहाँ पे इस संस्कृति का उद्भव हुआ, तो इस संस्कृति के उपकरण हमें सर्वप्रथम मद्रास में मिले बच्चों। मद्रास के निकट जो अतिपरपक्कम से प्राप्त हुए जो स्थल है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप दोनों संस्कृति को समझ गए होंगे निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत। अब हम मध्य पुरापाषाण काल को देखेंगे। अभी हम मध्य पाषाण काल को नहीं देख रहे हैं, पाषाण काल के अंतर्गत उसके 3 भागों को देख रहे हैं। निम्न पुरापाषाण काल देख लिया, मध्य पुरापाषाण काल को हम देख रहे हैं, इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल को देखेंगे, फिर हम मध्य पाषाण काल में जाएंगे। मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया। ठीक है, इस काल को इसीलिए फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो फलक संस्कृति के नाम से किस काल को जानते हैं? मध्य पुरापाषाण काल को। इस काल में खुरचनी यानी स्क्रैपर, बेधक, बेदनिया उपकरण बनाए गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा ये किस काल के हैं, तो निम्न मध्य पुरापाषाण काल के। खास करके जो गंगा घाटी है, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़ करके संपूर्ण भारत से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी जो हमारा गंगा घाटी है, गंगा नदी घाटी, असम राज्य को छोड़ दिया जाए, सिक्किम और केरल, ये 4 पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण मिले हैं। अब हम उच्च पुरापाषाण काल को देखेंगे। इसी काल में सर्वप्रथम होमो सैपियंस यानी जो मानव का वैज्ञानिक नाम है, यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ। तो ज्ञानी मानव मतलब जो वाक्य में लिखना पढ़ना जानता था, उसका उद्भव कब से माना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। इस काल के प्रमुख जो उपकरण हैं, खास करके आप लोगों को याद रखने हैं, तक्षिणी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक और बेदनिया। इस काल का जो विशिष्ट उपकरण था ना, उसका नाम है तक्षिणी। इसे आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, तक्षिणी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी, इलाहाबाद का वर्तमान नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रयागराज। बेलन घाटी में स्थित लोहंदा से हड्डी की, किसकी? हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। आपसे सवाल पूछ दे जाता है कि बेलन घाटी कहाँ है, कहाँ से हड्डी की बनी मूर्ति मिली है। इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ करता है यहाँ से। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल से। इसीलिए आपने एक जगह का नाम सुना होगा भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका नामक जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की पहाड़ियों से उच्च पुरापाषाण काल यानी इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई है, उच्च पुरापाषाण काल की, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ करता है। तो चित्रकारी का उद्भव आपसे पूछा जा चुका है।
और भीमबेटका की गुफा किस राज्य में, ये भी पूछा जाता है। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने सुंदर सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को उच्च पुरापाषाण काल भी समझ में आ गया होगा। तो हमने पाषाण काल के जो 3 कालखंड थे उसे हमने क्लियर कर लिया। अब हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य का काल था। पुरापाषाण काल और मध्य, जो आप लोगों का मध्य पाषाण काल है वो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल किसका भाग है, पाषाण काल का भाग है। तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य का भाग कहलाता है मध्य पाषाण काल। इस समय जलवायु गर्म हो गई। इस समय जलवायु क्या हो गई थी मध्य पाषाण काल में, गर्म। अब बर्फ की जगह पृथ्वी में घास भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब मध्य पाषाण काल में, इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। यानी मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसने पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। यहाँ से मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त। आपसे पूछा जाएगा कि आदमगढ़ और बागौर क्यों प्रसिद्ध है मध्य पाषाण काल में। यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मानव पशुपालन करता था करके। मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नाहर और मददहा जो स्थल है प्रतापगढ़, यानी जो उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल है मध्य पाषाण काल में। तो आपसे आयोग क्या पूछता है या बोर्ड क्या पूछेगा कि जो आपका सराय नाहर है और महदहा है या प्रतापगढ़ है, ये मध्यकालीन जो प्राचीन स्थल की खोज हुई है ये किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये स्थलों के नाम पूछ देता है। हाँ, इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह एकदम नुकीला बनाया गया। इस युग का विशिष्ट उपकरण है जिसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी पत्थरों के छोटे छोटे उपकरण बनाए गए, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल को। अब इसके बाद इसी के आगे हम माइक्रोलिथिक काल में एक दो पॉइंट और देखेंगे। इस काल के अन्य उपकरणों में इकधार फलक, वेधक है, बेदनी है, चाकू, तक्षिणी और अर्धचंद्राकार के उपकरण बनाए गए। यानी यहाँ पे पत्थरों के छोटे छोटे उपकरण बनाए गए और एकदम उसके धार जो बनाए गए वो काफी नुकीले बनाए गए। अब हम लास्ट पाषाण काल के अंतर्गत नवपाषाण काल को देखेंगे, क्योंकि पाषाण काल के हमने कितने खंड किए, 3 ना, ठीक है। नवपाषाण काल, कालक्रम के अनुसार देखें तो यह युग काफी छोटा रहा, फिर भी जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इस युग में वो नवपाषाण काल में हुए। अगर विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ देखें तो 9000 ईसा पूर्व में सबसे पहले पश्चिमी एशिया में हुआ। पश्चिमी एशिया
के मानों को जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन ये महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्राप्त हुए नवपाषाण काल में। वैसे मानव की जो सबसे पहले उत्पत्ति मानी जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। ठीक है। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिलता है। तो कृषि का सबसे पहले स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। आपसे सवाल क्या पूछेगा? आपसे पूछा जाएगा नवपाषाण निम्न में से जो मेहरगढ़ स्थल है ये किस काल के अंतर्गत जो स्थल है, खोजी गई स्थल है, वो है नवपाषाण काल के अंतर्गत खोजी गई स्थल। इसी तरह हम अगर भारत की बात करें तो भारत में कोल्डी हवा नामक स्थल से चावल उगाने का प्राचीनतम या प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से? कोल्डी हवा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों ये। नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए, साथ में पालतू पशु भी रखने लग गए थे। तो पालतू पशु कब से अपने साथ मानव रखने लग गए थे? तो नवपाषाण काल से। ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे। अगर हम यहीं पर बात करें नवपाषाण काल की, तो इसीलिए खाने पीने के बर्तनों की इन्हें जरूरत पड़ने लगी इस समय से। तो कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई देने लग गई, यानी बर्तन बनाने वाले। नवपाषाण काल। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बाद में आप मेरे साथ सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे बुर्जहोम या बुर्जाहोम। बुर्जाहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जाहोम से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि निम्न में से कहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है? तो बुर्जाहोम से। इज दैट क्लियर? कश्मीर से। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी महत्वपूर्ण तथ्य है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। अब हम ताम्रपाषाण काल को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल जिस काल का मानव पत्थरों के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, उसी काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ओके, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो अब हम कल यहाँ से आगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आंध्र ऐतिहासिक काल में प्रवेश हम कल करेंगे। आज हमने प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को देखा। पाषाण काल को फिर से मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर इसी पुरापाषाण काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, जिसे हमने देखा निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है। इसके बाद हमने देखा मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल। फिर हम यहाँ पे आए वापस अपने ही मेन टॉपिक पे, मध्यपाषाण काल किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा किया। फिर नवपाषाण काल के बारे में हमने फाइनल टच दिया। फिर जब हमने नवपाषाण काल पढ़ा, इसी के बाद हमने पढ़ा ताम्रपाषाण काल। इस तरीके से हमने प्राग ऐतिहासिक काल को समाप्त किया। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा अधिकतर बच्चों को, तो क्या मतलब बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज होता है। आज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल किसे कहते हैं, और पुरापाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में, वो तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करेंगे हम।
तो बाकी आप लोग को जो नोट्स मिलेगा वो टेलीग्राम बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।